हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। प्लीज़ यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट में। अभी तक हमने पढ़ा था कि खाद एवं उर्वरक में उर्वरक क्या है और उर्वरक की कमी से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और किस उर्वरक से कौन सा पूर्ति होती है, यानी कि नाइट्रोजन की कौन सी कमी है और उसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, फास्फोरस है, पोटास है और अन्य प्रकार के सूक्ष्म तत्वों की कमी से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, उसको पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक में जैविक पदार्थों एवं मृदा एवं पौधों का प्रभाव, साथ साथ की गोबर गया है, गोबर से कैसे खाद बनाते हैं, कंपोस्ट से कैसे बनाते हैं, हरी खाद क्या है, इसके आगे हम इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज जैविक जो पदार्थ होते हैं वो पेड़ पौधों या मृदा के लिए पौधों के लिए कैसे प्रभावित करते हैं, इनको प्रभावित करने के क्या कारण हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैविक पदार्थों का मृदा एवं पौधों पर प्रभाव। निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। जैविक पदार्थ क्या करता है, जो मृदा में मिलाए जाते हैं, तो सबसे पहली बात तो क्या है कि इसमें जीवांश पदार्थ होते हैं, तो जो पानी होता है वो सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और मृदा कटाव कम होता है। साथ साथ अपवाह कम होता है, अपवाह मतलब बहता कम है। दूसरा काम क्या है, जैविक पदार्थ में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, जीवांश पदार्थ बढ़ जाते हैं, अवघटन होता है। अवघटन मतलब होते हैं जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उनको सड़ा गला करके पौधों के लिए तत्वों का मात्रा को बढ़ा देते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ जैविक पदार्थ पानी को मृदा में सुगमता से जाने देता है। मृदा में क्या करता है, सुगमता से जाने देता है, इससे मृदा कटाव अपवाह कम होता है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर आता है कि जैविक पदार्थ मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ाता है। जल धारण क्षमता मतलब होता है कि उसमें पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। फिर इसके बाद आता है जैविक पदार्थ अपघटन के बाद कार्बनिक अम्ल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं, जो खनिज तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध करा देते हैं। फिर इसके बाद आता है कि जैविक पदार्थ पोषक तत्वों का भंडार होता है, यानी कि जो जैविक पदार्थ होते हैं उसमें पोषक तत्वों का भंडार होता है जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। फिर इसके बाद आता है कि ताज़ा कार्बनिक पदार्थ। जो ताज़ा कार्बनिक पदार्थ होता है उसमें केचुआ, चींटी, रोडेंट तथा मृदा जीवाणुओं को भोजन प्रदान करते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे जीवाणु हैं, केचुआ है, चींटियां हैं। हम आप देखते हैं कि चींटियां मृदा क्या करती हैं, मिट्टी को खोदती हैं, वो पुलपुला बनाती हैं जिससे वो जोतने में और जीवाणु पदार्थ का काम करते हैं। ये मृदा के रंध्रयुक्त बनाते हैं जिससे वायु संचार अधिक होता है, यानी कि जब वो मिट्टी हल्की हो जाती है तो उसमें वायु संचार क्या होता है, अच्छा होता है। खाद के प्रकार हम आप पढ़ चुके हैं। खाद दो प्रकार की होती है। जैविक खाद को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। एक जैविक खाद और दूसरा है उर्वरक या रासायनिक खाद या फर्टिलाइजर्स। जैविक खाद में हम पढ़ते हैं कि जैविक खाद गोबर की खाद हो, चाहे कंपोस्ट खाद हो, चाहे हरी खाद हो, खली की खाद हो, मलमूत्र की खाद हो, ये सभी क्या होते हैं, जैविक खाद होते हैं। और उर्वरक या रासायनिक खाद कौन कौन से होते हैं। उर्वरक और रासायनिक खाद का मतलब होता है जिसमें नाइट्रोजन उर्वरक होता है, फास्फेटिक उर्वरक होता है, पोटास होता है तथा मिश्रण उर्वरक होते हैं जिसे हम कहते हैं NPK, यानी कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा मिली होती है। इस प्रकार से रासायनिक उर्वरक या रासायनिक खाद नाइट्रोजन उर्वरक होता है, फास्फेटिक उर्वरक होता है, पोटास उर्वरक होता है, उर्वरक मिश्रण होता है। इसमें 2 तथा 2 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, इन्हें मिश्रण कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैविक खाद एवं उर्वरक की तुलना करते हैं कि जैविक खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। तो जैविक खाद जो होता है यह जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के अवशेषों के सड़ने गलने से बनती है, यानी कि जो पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं उनके सड़ने गलने से क्या होता है, जैविक खाद बनती है। उर्वरक क्या होते हैं, यह कृत्रिम रूप से रासायनिक पदार्थों या यौगिक तथा मिश्रण से बनती है।
फिर इसके बाद आता दूसरा नंबर, इसे गड्ढे या ढेर बनाकर तैयार किया जाता तथा खरीदने पर कम मूल्य देना पड़ता। हम आप देखेंगे गांव में जो घर होते हैं या घर के आसपास जो जानवर पालते हैं या घर का जो कूड़ा कचरा होता है उसको एक ढेर में इकट्ठा करते हैं, बाद में क्या करते हैं, खेत तैयार होने से पहले उसको खेत में मिला देते हैं, तो उसे कहते हैं गोबर की खाद। फिर इसके बाद आता है कि जो उर्वरक होते हैं इन्हें केवल कारखानों में तैयार किया जाता है, इन्हें केवल कारखानों में ही बनाया जाता है तथा इनका मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। इनका मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। जैविक खाद में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जो जैविक खाद होते हैं उनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, लेकिन जो उर्वरक होते हैं इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत कम या नहीं होती है। फिर इसके बाद आता है इसका प्रयोग खेत की तैयारी से पूर्व किया जाता है, यानी कि जो कंपोस्ट खाद होती है या जैविक खाद होती है इसको क्या करते हैं, खेत को तैयार होने से पहले खेत में एक आध 15 दिन महीने पहले इसको मिला दिया जाता है। जो उर्वरक होता है इसको उर्वरकों का प्रयोग बुआई से पूर्व करते हैं, बुआई के समय करते हैं या टॉप ड्रेसिंग के रूप में बुआई के बाद खड़ी फसल में भी किया जाता है। यानी कि जो उर्वरक होते हैं उनको हम बुआई से पहले भी करते हैं, बुआई के बाद भी करते हैं और बुआई के बाद जो खड़ी फसल होती है उसमें भी, यानी कि 2-3 बार उसका हम प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है कि जो खाद होता है इसकी मात्रा अधिक प्रयोग होती है, यानी कि जो जैविक खाद होते हैं इनकी प्रयोग की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी खेतों में हम देखते हैं ट्राली से या खेतों में गोबर जो मिलाया जाता है उनको क्या करते हैं, 2-4 ट्राली खेत में मिलाते हैं। इनकी मात्रा ज़्यादा पड़ती है क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है, लेकिन जो उर्वरकों का प्रयोग क्या करते हैं, कम मात्रा में प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि इसमें 1 अथवा 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं इनमें नत्रजन यानी कि उर्वरक में अधिक पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है कि इसका प्रयोग मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ाता है, यानी कि जैविक खाद का अगर हम प्रयोग करते हैं तो मृदा जल धारण क्षमता बढ़ा देता है। लेकिन उर्वरक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि उर्वरकों के प्रयोग से मृदा पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद आता है कि जैविक खाद से अधिक प्रयोग करने से मृदा एवं फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जैविक खाद को हम कितना भी अधिक मिला दें या कम कर दें उसका फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि उर्वरकों की अधिक मात्रा प्रयोग करने पर मृदा क्या हो जाती है, फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा उर्वरक की मात्रा हो जाती है वहाँ के पौधे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है कि जैविक खाद का प्रयोग पौधों पर तुरंत नहीं दिखाई देता है, यानी कि जो जैविक खाद होता है इसका प्रयोग जो किया जाता है इसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो उर्वरक होता है इसका उर्वरक का प्रभाव प्रयोग करने के 1 सप्ताह बाद पौधों पर दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से हम जैविक खाद एवं उर्वरकों के बारे में समझें। फिर नेक्स्ट हम आप जानते हैं गोबर की खाद का मतलब है कि गांव में या घरों में जो जानवर पाले जाते हैं, पशु पाले जाते हैं, उनके साथ साथ जो भी गोबर है, कूड़ा कचरा है या घर का जो भी निकलता है उसको क्या करते हैं, एक स्थान पे लेकर के जाके सुबह सुबह एकत्र करते, शाम को या सुबह उसको एकत्र करते रहते हैं और 4 से 6 महीने 8 महीने यानी कि 1 साल बाद जो है उसको हम खेतों में डाल देते हैं। और गोबर की खाद अधिक होने के कारण इसे गोबर की खाद कहा जाता है। चलिए, गोबर की खाद भारत में प्रयोग की जाने वाली जैविक खादों में गोबर की खाद सबसे प्रमुख है। हम आप जानते हैं कि जो भी खेत हैं भारत में सबसे अधिक गोबर की खाद जैविक खाद के रूप में प्रयोग की जाती है और इस खाद में अधिकांशतः पशुओं का गोबर, मूत्र, पशुशाला का कूड़ा कचरा, बिछावन आदि तथा घर का कूड़ा आदि मिला होता है। इससे गोबर की मात्रा अधिक होने के कारण इसे गोबर की खाद कहते हैं। इसे गोबर की खाद कहते हैं। गोबर की खाद बनाने की विधि, यानी कि गोबर की खाद को बनाने की 2 विधि है। नंबर 1 जिसे कहते हैं देसी विधि या सरल विधि, या खुली जगह में ढेर बनाकर लगाना। खुली जगह में ढेर बनाकर लगाना देखे होंगे कि आप तो लोग गांव घर में रहते हैं या देखे होंगे, या आप कहीं पर भी देखे होंगे कि गांव में क्या किया जाता है, कोई एक स्थान होता है, उस स्थान पर जा कर के जो है
सुबह सुबह गोबर को लेकर के वहाँ पर डाल देते हैं और यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती। जो भी घर का कूड़ा कचरा होता है उसको एकत्र करके उसमें डालते रहते हैं और जब साल भर पूरा हो जाता है तो उसको उठा करके एक स्थान से यानी कि खेत में डाल दिया जाता है। ये तो है सरल विधि या सामान्य विधि कहते हैं खुली जगह में। लेकिन इसका नुकसान क्या है? खुली जगह में क्या होता है, जो इसके तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, बह जाते हैं बरसात के दिनों में, या अन्य प्रकार की चीज़ें इसमें मिल जाती, घुल जाती हैं और बह जाती हैं। खुली जगह में ढेर बनाकर सामान्य रूप से पशुओं के गोबर तथा बचा चारा एवं कूड़ा कचरा को प्रतिदिन एकत्र कर लिया जाता है। इससे खाद की किस्म अच्छी नहीं होती, यानी कि जो इस प्रकार की खाद बनती वो अच्छी नहीं होती है। गड्ढा विधि या ट्रेंच विधि। गड्ढा विधि या ट्रेंच विधि में हम देखे होंगे या आप देखें कि गड्ढा विधि क्या होता है, एक तो कच्ची मिट्टी का है, यानी कि गड्ढा खोद दिया गया है और उसके ऊपर मिट्टी लगा दिया गया और उस गड्ढे को गोबर की खाद यानी कि कूड़ा कचरा आज उसमें मिलाते रहते हैं। लेकिन इस प्रकार से जो कच्चा गड्ढा होता है, इससे नुकसान क्या होगा, जो उसके पोषक तत्व होते ज़मीन के अंदर चले जाएंगे और पानी के द्वारा क्या हो जाएगा, जो तत्व होंगे और नीचे चले जाएंगे। इसलिए सबसे सर्वोत्तम क्या होगा कि पक्की या सीमेंट का बना हो, जिसके कारण से क्या होंगे, उसके पोषक तत्व ज़मीन के अंदर नहीं मिलेंगे और नहीं बहेंगे। तो आइए देखते हैं गड्ढा विधि। सामान्य गड्ढे का आकार 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा होना चाहिए। जो सामान्य रूप से गड्ढा है उसको 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा बनाना चाहिए। इस प्रकार से कम पशुओं की संख्या के आधार पर 2, 3, 4 जिस प्रकार से आवश्यकता उस प्रकार से इसे बना लेना चाहिए। और कच्चे गड्ढे की अपेक्षा सीमेंट से बना गड्ढा सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इससे घुलनशील तत्वों को भूमि के नीचे से मिलने से या मिलने नहीं होता या बहता नहीं या घुलता नहीं है। गोबर मूत्र बिछाली आदि भर करके 6 सेमी, यानी कि जब ये गड्ढा भर जाता है, भर करके 6 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की एक परत लगा दिया जाता है और इसको ढक दिया जाता है। इस प्रकार से 5-6 महीने में ये गोबर की खाद तैयार हो जाती खेत में डालने के लिए, और 5 से 6 महीने में तैयार हो जाती है, जिसमें औसत रूप से जो नाइट्रोजन होता है 0.5% पाया जाता है, फास्फोरस जो होता है जो 0.3% होता है, और पोटाश जो होता है 0.5% होता है। ये तत्व पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद में बताया गया था कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पशुओं के तथा मलमूत्र जानवरों के पेड़ पौधों यानी कि अवशेष पदार्थों से तैयार किए गए तत्वों के पोषक तत्व जो होते हैं उसे कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट खाद क्या है? कंपोस्ट खाद पशुओं तथा मनुष्यों के मलमूत्र, पेड़ पौधों के अवशेष, ग्रामीण व शहरी मतलब होता है जो कूड़ा करकट होता है, उनके द्वारा शहरी कूड़े करकट आदि को जीवाणुओं द्वारा सड़ा गला करके क्या होता है, उसको जब एकत्र कर देते हैं तो उसमें जीवाणु पनप जाते हैं। जीवाणु द्वारा क्या होता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, जो उनके खाने लायक होते हैं और उस मिट्टी को चाल देते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि सड़ा गला कर बनाई जाती है कंपोस्ट खाद तैयार करने की अनेक विधियाँ हैं। कंपोस्ट खाद बनाने की अनेक विधियाँ जैसे इंदौर विधि। फिर इसके बाद आता है बंगलोर विधि, फिर आता है एल्डको विधि, एमटीबेटेड कंपोस्ट विधियाँ। जैसे इंदौर विधि है, बंगलोर विधि है, एल्डको वेस्ट, यानी कि ये सामान्य जो विधि होती हैं, इसके क्या किया जाता है, गड्ढा बना लिया जाता है, उसमें सारी जगह के कूड़ा करकट और अवशेष पदार्थों को उस गड्ढे में भरते जाते हैं और उस गड्ढे को भर करके क्या करते हैं, ढक दिया जाता है। 4 से 6 महीने 8 महीने में वो तैयार हो जाता है। इसमें क्या बना है, नमी बनाई रहे। इस नमी बनने के लिए इससे पहले क्या करते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं, उसके बाद इसको ढक करके तैयार करते हैं। फिर इसके बाद आता है कंपोस्ट। 2 प्रकार से तैयार किया जाता है। जो कंपोस्ट खाद है ये 2 प्रकार से तैयार किया जाता है। सबसे पहले दिया फार्म कंपोस्ट। फार्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पर खेती किसानी का कार्य किया जाता है, जो खेत होते हैं, खलिहान होते हैं, उसको फार्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्म कहते हैं। फार्म कंपोस्ट का अर्थ ही हो गया कि इसे खेत खलिहान से प्राप्त पुआल, घास पात, बाजरा, सरसों, तंबाकू, चना, मटर, सनई आदि के जो होते हैं
डंठल और जो खरपतवार होते हैं उनको एकत्र करके क्या करेंगे, गड्ढे में डाल देंगे। पशुओं की बिछावन आज के रूप में मिला करके बनाया जाता है और इसको ढक करके तैयार कर लिया जाता है। इसे कहते हैं फार्म कंपोस्ट। फिर इसके बाद आता है टाउन कंपोस्ट। हम आप जानते हैं टाउन क्या है, शहर क्या है। टाउन का मतलब है कि जो कस्बा होता है वहाँ पर क्या होगा, इससे शहरों का कूड़ा कचरा, बाज़ारों का कचरा, यानी कि आप देखिए जहाँ सब्जी मंडी होती है या बाज़ार होता है वहाँ पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के फल सड़ते रहते हैं, सब्जियाँ सड़ती रहती हैं, उनको एकत्र करके क्या है गड्ढे में डाल दिया जाता है और उसमें सारी चीज़ें मिला दी जाती हैं। मिलाने के बाद क्या होता है, जो मिट्टी है उसको रोड से कांच करके नाली साफ करके, यानी कि इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की चीज़ों को, सड़कों का कूड़ा करकटात को मिला करके टाउन कंपोस्ट तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद आता मायादास विधि। जो मायादास विधि है ये उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के द्वारा बनाया गया है, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित की गई है। इसमें क्या करते हैं, गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 गुणे 2 गुणे यानी कि 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा होता है। इसमें क्या करते हैं, इसके साथ साथ देखिए यहाँ एक गड्ढा बना, एक छोटा गड्ढा बना हुआ, एक गड्ढा से छोटे गड्ढे को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाए कि जो अंदर जीवाणु हैं उनको ऑक्सीजन मिलती रहे और वो अपना कार्य करते रहें, जिसके द्वारा उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसमें क्या करते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 1 मीटर गड्ढा बना लेते हैं। इस गड्ढे में एक पास एक छोटा सा गड्ढा बना लेते हैं, जैसा भी आपको दिखाया गया, छोटा गड्ढा बना लेते हैं जिसका संबंध बड़े गड्ढे से होता है। और नमी बनाने हेतु क्या करते हैं, पानी छिड़क दिया जाता है। और जब गड्ढे को भरना होता है तो पूरे गड्ढे को नहीं भरते हैं, क्योंकि पूरे गड्ढे की लंबाई, ऊंचाई, गहराई बताई गई कि 1 मीटर होता है, उसका आधा भरते हैं। और जब आधा भर जाता है तो उसमें क्या करते हैं, 500 ग्राम यूरिया छिड़क देते हैं। 500 ग्राम यूरिया छिड़क करके क्या करते हैं, पशुओं के गोबर, मूत्र तथा मिट्टी का लेप लगा करके उसको ढक दिया जाता है। लेप लगा करके ढक दिया जाता है तो ये 5 से 6 महीने में ये तैयार हो जाता है और इसके बाद निकाल करके इसको खेतों में मिला दिया जाता है। ये मायादास विधि है। फिर इसके बाद आता है मल मूत्र की खाद या विष्ठा की खाद, नाइट सॉइल, यानी कि इस प्रकार का हम सब लोग देखते हैं कि मल मूत्र की खाद या विष्ठा की खाद भारत में बहुत कम या कहीं कहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। खुले में लोग सोच जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जबकि हम आप जानते हैं जो घास फूस खाते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा इतनी पाई जाती है, तो हम सब लोग तो विभिन्न प्रकार के अच्छी चीज़ें खाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा क्या होगी, उनसे बेहतर होगी। इस प्रकार से इसका भारत में इसका उपयोग ना के बराबर है, किंतु चीन और जापान में इसका प्रयोग मलमूत्र के खाद बहुत प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है विष्ठा की खाद तैयार करना, यानी कि विष्ठा की खाद तैयार करते गए विष्ठा को सीधे गड्ढों या क्यारियों में फैला लेते हैं। क्या करते, क्यारियों या गड्ढों में फैला देते हैं। फैलाने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी या राख से इसको ढक दिया जाता है। राख से ढक देते हैं तो ये कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। जब सूख जाएगा तो इसका चूर्ण बन जाएगा। जो चूर्ण बनेगा चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे विष्ठा चूर्ण कहते हैं। इस चूर्ण में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 1.5% होती है, फास्फोरस की 1.2% होती है और पोटास की मात्रा 0.7% पाया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि गोबर कंपोस्ट मलमूत्र की खाद बनाना कैसे बनाते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।